हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मेरी जो आखिरी कुछ क्लासेस आ रही हैं उसमें मैं आपको करंट अफेयर्स को मर्ज करके स्टैटिक जीके के साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो आपका आने वाला एग्जाम है एसएससी सीजीएल का, जो 14 जुलाई से आपका शुरू होगा, उसको हम टारगेट करके चल रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं आपको यहां पे अच्छे से डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। तो जिन्होंने मेरा पहले लेक्चर नहीं देखा है वो मेरी पुरानी वीडियोस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट होगी, इस बात को ध्यान से सुनिए, जनरल स्टडीज बाय समृत सर। उस जब आप प्लेलिस्ट को खोलोगे तो उसमें सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स हैं। ऊपर आप देखोगे उसमें हिस्ट्री के मिलेंगे, टाइटल पढ़ लेना, फिर आगे पॉलिटी के हैं और फिर स्टैटिक जीके के लेक्चर्स हैं। अगर सारे नहीं देखने तो कम से कम जितने स्टैटिक जीके की रिवीजन हुई है और करंट अफेयर्स हुआ है, क्योंकि इसका पोर्शन बहुत आने वाला है आपके एग्जाम में। यह हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको लेक्चर के बीच में या लेक्चर के एंड में बताऊंगा। पर अभी फोकस करेंगे हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर। सिर्फ सीजीएल के लिए ही नहीं, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले आपके लेक्चर्स। आप देखोगे आपको खुद समझ में आएगा। बस अगर आप यहां पे आ गए हो तो इसको एंड तक जरूर देखना। अपने स्वार्थ के लिए इस वीडियो को एक बार पूरा देखना और उसके बाद देखना आपके कितने काम का है ये या नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश होते रहेंगे और जो करंट अफेयर्स हैं वो मैंने पिछले 6 से 7 महीने का लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर दिसंबर 2022 से लेके मई जून 2023 के बीच के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर करंट अफेयर को समझना ये हमारा मकसद है। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको एक साथ 300-400 क्वेश्चन बता दूं और फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो और वहां से क्वेश्चन आए भी ना। जो करंट अफेयर बताऊंगा वो मोर देन इंपॉर्टेंट होगा और रेगुलर क्लासेस देखनी है, आधे से पौने घंटे की क्लासेस मोर देन इनफ होगी। हु वॉन द मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2023 इन मेंस सिंगल्स। पुरुष एकल में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब 2023 किसने जीता। यह आपके सामने इनकी इमेज लगी हुई है। जो ये चैंपियनशिप थी मलेशियन मास्टर, ये बैडमिंटन की चैंपियनशिप है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के अंदर जो मेंस सिंगल कैटेगरी में विनर रहे उनका नाम है एच.एस. प्रणॉय। बहुत ही जाने माने खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी है बैडमिंटन। इनका जो फाइनल मैच था वो किसके साथ हुआ था, तो रनर आप आपसे पूछ सकते हैं। तो उनका नाम था वेंग योंग, सॉरी नाम ही ऐसा अजीब सा है, एक बार में वेंग होंग और येंग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं इसके, वेंग होंग येंग। तो आप समझ गए होंगे कहां से है, वहां से, तो ये है चाइना से, ठीक है। इनके साथ इनका फाइनल मैच हुआ था। एच.एस. प्रणॉय की जो रैंकिंग है बैडमिंटन में, रैंकिंग कौन देता है बैडमिंटन की, या ये बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स कौन कराता है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF। और BWF के हिसाब से एच.एस. प्रणॉय की रैंकिंग अभी 9th नंबर पे चल रही है, तो बहुत गर्व करने वाली बात है। अब मैंने आपसे बात करी है BWF की। BWF अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ उनके बारे में प्रॉपर एक लेक्चर है, वो आप देख लेना। अभी हम साथ साथ भी रिवाइज करते चलेंगे। तो BWF जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई 1934 में। इसका हेडक्वार्टर मलेशिया में ही है, कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर वहां की कैपिटल है, कुआलालंपुर मलेशिया में। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस क्लास में मैं जो जो बातें आपको बताऊंगा एक एक बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगी। कुआलालंपुर 1934 और अभी इसके हेड कौन है, तो इनका नाम है पॉल, यहां लिख लीजिए, पॉल एरिक लार्सन। जो मैं बातें आपको लिखवा रहा हूं इसके मिनी नोट्स अपने जरूर बनाना ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। जब आप 10-12 मेरे वाले लेक्चर्स देख लोगे तो कंप्लीट आपका करंट अफेयर स्टैटिक जीके हो जाएगा। पॉल एरिक लार्सन हो गए BWF के जो कि हेड है, ठीक है। एच.एस. प्रणॉय जी के बारे में बता दिया। और ये जो बाकी 3 नाम है ना, तो ये 3 नाम भी मैंने बैडमिंटन से ही लिए हैं आपके लिए। तो तीनों नाम बैडमिंटन प्लेयर से रिलेटेड हैं। एग्जाम में पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि प्रियांशु रजावत कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बैडमिंटन से है। इसी साल इन्होंने ऑर्लियंस मास्टर जीता।
ऑर्लियंस मास्टर का मेंस सिंगल्स के अंदर, ऑर्लियंस मास्टर्स, ये भी बैडमिंटन की एक बेहतरीन चैंपियनशिप होती है, ऑर्लियंस मास्टर। लक्ष्य सेन जो है, इनसे काफी उम्मीदें हैं, पेरिस ओलंपिक्स होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे, ऐसी उम्मीदें रखी जा रही हैं। और जितने भी बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर्स आपको दिखते हैं ज्यादातर पुलेला गोपीचंद एकेडमी से वो होते हैं। तो ये जो लक्ष्य सेन है, ये क्या है ना, देखिए जितने भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं, टॉप 25 ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में 3 भारतीय हैं। कौन कौन से हैं? एच.एस. प्रणॉय मैंने आपको बता दिए, लक्ष्य सेन अभी 23rd नंबर पे हैं, और 22वें नंबर पे मैं बात करूं तो ये हैं किदम्बी श्रीकांत, किदम्बी श्रीकांत। तो ये आपको इनकी रैंकिंग जो है याद रखनी है, 3 भारतीय हैं टॉप 25 में। समीर वर्मा, ठीक है, समीर वर्मा ने अभी स्लोवेनिया ओपन जीता, स्लोवेनिया ओपन, ठीक है, तो ये भी बैडमिंटन प्लेयर है। ये सारी इंफॉर्मेशन, हर करंट अफेयर को हम अच्छे से समझेंगे, उसके इर्द गिर्द की जो इंफॉर्मेशन बन सकती है, स्टैटिक का पोर्शन बन सकता है, वो मैं आपको बताता चलूंगा। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछेंगे मेरे से। चलिए, ये आ गया फिल्मी जगत से आपका एक सवाल। बेस्ट फिल्म अवार्ड पूछ रहा है 68th होंडाई फिल्म फेयर अवार्ड्स में। 68वें होंडाई फिल्म फेयर अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? इंडिया के लेवल पे सबसे ऊपर तो वैसे नेशनल अवार्ड्स होते हैं फिल्म के अंदर, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो होते हैं, ठीक है। अब इनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है? थोड़े टाइम में पीछे इसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी जरूर कम हुई है, और बॉलीवुड का जो है बड़ा डार्क फेस चला पीछे। एक तो साउथ इंडिया की जो मूवीज हैं उसने काफी बूम पे गई, तो फिल्म फेयर अवार्ड से आपसे कुछ ना कुछ सवाल बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। अब बात आती है फिल्म फेयर अवार्ड की, तो क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन निकला कि इस बार का कौन सा एडिशन था, तो 68th एडिशन हुआ। इन अवार्ड्स को करवाता कौन है? तो टाइम्स ग्रुप इसको करवाता है, टाइम्स ग्रुप इन अवार्ड्स को करवाता है। अब फिल्म फेयर अवार्ड में सारे याद करने की जरूरत नहीं है कि बेस्ट कॉमेडियन कौन था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन था, नहीं। मेन जो है 4 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो बेस्ट फिल्म की अगर मैं बात करूं तो वो थी, ये बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, इनकी मूवी थी गंगूबाई काठियावाड़, तो यहां लिखा है गंगूबाई काठियावाड़, इनको मिल गया बेस्ट फिल्म के लिए। फिर आपको एक याद रखना है कि बेस्ट एक्टर कौन थे मेल कैटेगरी में, तो इनका नाम आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं, इनका नाम है राजकुमार राव। इनकी एक पिक्चर आई थी अभी बधाई 2, ठीक है, बधाई 2 के लिए राजकुमार राव को मिला बेस्ट एक्टर, और बेस्ट फीमेल एक्टर के अंदर गंगूबाई काठियावाड़ के लिए मिला इनको आलिया भट्ट को, ठीक है, यही इसकी हीरो थी, यही हीरोइन थी इस मूवी में, गंगूबाई काठियावाड़ी। और अगर मैं बात करूं तो बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? बेस्ट डायरेक्टर, तो ये भी गंगूबाई काठियावाड़ के डायरेक्टर जो हैं संजय लीला भंसाली, बेहतरीन डायरेक्टर हैं ये, बड़े हाई स्केल पे मूवीज बनाते हैं, संजय भंसाली, ये आप नाम याद रखेंगे। ये क्वेश्चन तो वैसे ही याद हो जाते हैं, इसके लिए इतने रिवीजन की जरूरत थोड़ी पड़ती है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ी कमाल की चीज है, अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। What is the name of the world's first robotic check-in assistant launched by Emirates? अमीरात द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का क्या नाम है? अब ये है क्या रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट? तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब दुबई बेस्ड एयरलाइन कंपनी है एमिरेट्स, है ना, एमिरेट्स की फ्लाइट्स आपने देखी होंगी कहीं ना कहीं, जो है आपने देखा होगा, एमिरेट्स जो है आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत लेविश फ्लाइट्स होती हैं एमिरेट्स की। दुबई कहाँ पे है? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसने क्या करा है, ये आपको बेटर सर्विस देने के लिए ये एक रोबोट बनाया है, ठीक है। अब ये रोबोट जो है आपको पूरा चेक इन तक असिस्ट करेगा। कैसे? अब जैसे ही आप इस रोबोट को आगे जाओगे तो फेशियल रिकॉग्निशन कर लेगा। इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन याद आ रहा है मेरी कुछ लास्ट से लास्ट क्लास में, डिजी यात्रा इंडिया ने कुछ लॉन्च करा है, अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो है रोबोट क्या करेगा, आपका स्कैन करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेगा, बोर्डिंग पास आपके हाथ में देगा, और जहां पे लगेज ड्रॉप करना है वहां तक
देखिए इसके नीचे पहिए लगे हैं, ये खुद आपको लेके जाएगा कि चलिए आपका लगेज ड्रॉप करते हैं। इनकी एक और फैसिलिटी है कि 24 घंटे फ्लाइट से पहले आप अपना लगेज ड्रॉप कर सकते हो, तो वो भी एक बहुत बेहतरीन चीज है। तो ये जो है पूरा असिस्ट करेगा, चेक इन असिस्टेंट। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस रोबोट के हाथ भी बनाएंगे ये, जिससे आपका ये लगेज उठा के लेकर तक जाएगा। तो अब बात है इस रोबोट का नाम क्या रखा है। इस रोबोट का नाम है सेरा नाम है, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं अपनी लास्ट क्लास में शायद मैंने डिस्कस किया था, डिजी यात्रा इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कर चुका है ऑलरेडी दिसंबर में फर्स्ट फेज में, दिल्ली, बेंगलोर ऐसी जगहों पे इसने कर दिया इंट्रोड्यूस, फिर हैदराबाद में कर दिया, पुणे में कर दिया। डिजी यात्रा एक तरह का पेपरलेस चेक इन है, यानी कि जब आपको बोर्डिंग पास कैरी करना पड़ता है अब वो नहीं कैरी करना पड़ेगा, और वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें आप दिखाओगे बारकोड स्कैनर, वो आपके फेशियल रिकॉग्निशन स्कैन कर लेगा और चेक इन आपका वहां पे हो जाएगा। तो उसको बोला गया डिजी यात्रा, समझे। तो ये कुछ ऐसी स्कीम निकाली है एमिरेट्स ने, तो पूरा आपको असिस्ट कर रहा है, आगे तक लेके जा रहा है। आई होप इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बन गई, तो जब आप एग्जाम दोगे तो आपको ये पिक्चर याद आ जाएगी। जो मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूं ये सारी कहानी आपके दिमाग में घूमेगी, समझे। क्योंकि करंट अफेयर्स होते हैं बहुत सारे, और मुझे उस चीज की तुक समझ में नहीं आती कि मैं आपको एक ही क्लास में 1 से 2 घंटे में 100-150 फैक्ट्स आपके पकड़ा के चल लूं, ठीक है ना। वो जब हम रिवाइज करेंगे और अच्छे से तब मैं आपको बता दूंगा, पर ऐसा आपको पता होना जरूरी है कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। तो मेरा मेन मुद्दा वो रहता है। अजय बांगा वॉज नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट फ्रॉम विच कंट्री। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं अजय बांगा के बारे में। अजय बांगा को किस देश के विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया गया था। अध्यक्ष देश से विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया गया था, किस देश के हैं ये। तो आपको देख के तो लग रहा होगा कि ये इंडियन है, ऑब्वियसली क्योंकि सिख हैं तो इंडियन है, पर ये इंडो अमेरिकन है। और ये किसके प्रेसिडेंट बने हैं उसके बारे में देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं तो यहां पे वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर अजय बांगा। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में। उस टाइम पे एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके अंदर डिसाइड किया गया था कि इंटरनेशनल लेवल पे 2 बैंक्स बनेंगे, एक होगा वर्ल्ड बैंक, एक होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन दोनों बैंक्स को इकट्ठा क्या नाम दिया गया था। तो इनको बोला जाता है ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद में इन दोनों का जन्म हुआ। वर्ल्ड बैंक 1944, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, वॉशिंगटन डीसी। और इसके जो करंट हेड हैं वो है अजय बांगा, ये 14th प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, अजय बांगा। यहां मैं आपके लिए लिख रहा हूं। अब अजय बांगा का जन्म हुआ था इंडिया में, महाराष्ट्र के अंदर, पर 2007 में इनको मिल गई सिटीजनशिप यूएसए की। नाउ ही इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए। तो आपको ढंग से पढ़ना है, यूएसए इसका आंसर होगा। मैंने इसलिए फोटो भी लगाया ताकि थोड़ा कंफ्यूजन हो आपके माइंड में। अजय बांगा ने रिप्लेस किसको किया है? डेविड मालपास को। काफी लंबे अरसे तक वो रहे, तो डेविड मालपास ने रेजिग्नेशन दिया, देन कम्स अजय बांगा। अजय बांगा पहले क्या थे ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक्स सीईओ रह चुके हैं, सीईओ रह चुके हैं किसके? मास्टर कार्ड के, मास्टर कार्ड के एक्स सीईओ रह चुके हैं मिस्टर अजय बांगा। अब मैं बात करूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। देखिए जब इंटरनेशनल बैंक्स की बात होती है ना, तो 4-5 बैंक्स आपको माइंड में रखने हैं, और क्यों ना उसे एक बार रिवाइज कर ही लिया जाए, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन बनेगा। वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ में आपके लिए यहां पे लिख देता हूं। आईएमएफ हेडक्वार्टर सेम है, वॉशिंगटन डीसी। स्थापना 1945। डायरेक्ट एमडी की इनकी बात करूंगा मैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और जो यहाँ की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। कई बार मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं बाकी कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बैंक्स की। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो जगह है, मैं जो जो बातें बता रहा हूं उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग बोले तो चाइना के अंदर,
ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बनता है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर से बनता है। अब बात करूं मैं इनके जो करंट हेड है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जिन लिकिन। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें मैंने बेहतरीन और काफ़ी फनी ट्रिक्स के साथ आपको इंपॉर्टेंट हेड्स हेडक्वार्टर्स के नाम याद कराए थे। शायद से इस प्लेलिस्ट में टॉप में ही लेक्चर मिल जाएगा, वो पहला, दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा, ठीक है। तो जिन लेकिन हो गए। अभी बात कर रहा था मैं एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, और साथ ही आप लिख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं बच रही तो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, मैं वहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, तो मैं बात करूं नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जो एनडीबी है, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, ब्रिक्स बैंक, ठीक है। एनडीबी की स्थापना हुई थी 2015 में, ठीक है। ब्रिक्स आपको पता है क्या, ब्रिक्स सम्मेलन भी हुआ था अभी पीछे, तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, शंघाई चाइना, ठीक है, शंघाई चाइना के अंदर। और इसके जो हेड हैं इनका नाम है दिल्मा रोसेफ। तो ये भी अपनी नोटबुक में लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, स्टैटिक का पार्ट है। एक और बैंक लिख लो, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये 5 बैंक्स मैंने आपको लिखवा रहा हूं। एडीबी का जो स्थापना हुआ वो हुआ 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, मनीला यानी फिलीपींस में, वहां की राजधानी फिलीपींस। और इसके जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम थोड़ा ऊटपटांग सा है पर याद रखना पड़ेगा, मसात्सुगु असाकावा, मसात्सुगु असाकावा। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार जब चीजें आप पढ़ लेते हो, रिवाइज करते हो, तो पूरा नाम मुंह जुबानी याद ना भी हो तो एग्जाम में ऑप्शन देख के बता दोगे। तो मैंने कौन कौन से बताए आपको, वर्ल्ड बैंक के नए बने हैं अजय बांगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर, और उसके हेड कौन बताए थे, जिन लिकिन। फिर मैंने बताया आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक इसको कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो हेड हैं इनका क्या नाम है, इनका नाम है दिल्मा रोसेफ। और मैं बात करूं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मनीला फिलीपींस में, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the aim of the अमृत भारत स्टेशन स्कीम? अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? सरकार के हिसाब से अमृत काल चल रहा है तो काफी स्कीम्स का नाम इसके ऊपर रखा गया है, और नाम से ही पता लग रहा है कुछ स्टेशन से रिलेटेड है, यानी कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ही लॉन्च किया है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। और अभी करंट में रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो ये इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। ये भी साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब स्टेशन से रिलेटेड बात हो रही है और पूछ रहा है इस मिशन का जो है एम क्या है, स्कीम का एम क्या है। इस स्कीम का ये एम है कि जितने रेलवे स्टेशन इसके अंडर आएंगे उनका हमें डेवलपमेंट करना है, और ये डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होगा पर लॉन्ग टर्म विजन को लेकर, लॉन्ग टर्म में होगा। तो अगर आप ऑप्शंस पढ़ो तो क्या मिलता जुलता लग रहा है? टू इंप्रूव रेलवे सेफ्टी, नहीं, रेलवे स्टेशन से रिलेटेड है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेन्स रनिंग ऑन द ट्रैक्स, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टू डेवलप रेलवे स्टेशंस, जो मैंने बताया, विद अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, तो लंबी अप्रोच तक के लिए इसको करा जाए। या फिर टू प्राइवेटाइज इंडियन रेलवेज, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी कुल मिला के 1275 रेलवे स्टेशंस की लिस्ट है जिसके ऊपर सरकार ने काम करना है। आई होप आपको इसका विजन समझ में आ गया होगा। तो ये स्कीम पूछी जा सकती है, इसके पीछे का मोटिव पूछ सकता है। चलिए, Who was the chief guest at the passing out parade of the first batch of अग्निवीर्स from INS चिलिका? इंडियन नेवल शिप चिलिका के अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो अग्निपथ स्कीम जो है ये लॉन्च कब हुई? ये 2022 में हुई थी। अग्निवीर स्कीम आपको पता होगा, 4 साल वाला जो आया है इसके अंदर, तो ये 2022 में लॉन्च हुई। किसने करी थी? जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, राजनाथ
सिंह ने, और इनके साथ जो तीनों फोर्सेस के चीफ थे वो भी इसमें थे। तो उन्होंने मिलकर स्कीम बताई थी, सरकार की स्कीम है अग्निवीर स्कीम। तो अग्निवीर का जो पहला बैच है वो पास आउट हो गया है, तो पासिंग आउट परेड होती है बाकायदा। अब आपको याद रखना है ये जो पासिंग आउट परेड है ये इसी साल 28 मार्च 2023 में हुई है। ये डेट याद नहीं रखनी, ये याद रखना है जो पहला बैच है ये नेवी का है, ठीक है। तो जो अग्निवीर हैं, कुल मिला के कितने अग्निवीर पास आउट हुए इस ट्रेनिंग से, तो इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी 2600, जिसमें से 273 थी वुमेन। तो ये याद रखना, नंबर याद रखना इतना जरूरी नहीं है, मेन बात याद रखना जरूरी है कि ये हुआ कहां पे। तो ये पासिंग आउट परेड और इनकी ट्रेनिंग थी जो वो कहां हुई थी, तो वो INS इंडियन नेवल शिप चिलिका, ठीक है, यहीं पे पासिंग आउट परेड हुई। और क्या याद रखेंगे आप इससे, ठीक है, INS चिलिका आपको याद रखना है, 2600 अग्निवीर इससे पास आउट हुए और 16 हफ्ते की ट्रेनिंग थी, 16 वीक का ये पूरा प्रोग्राम था। आपसे पूछ रहा है ये जो पासिंग आउट परेड हुई है इसके अंदर चीफ गेस्ट कौन थे, तो PT उषा और मिथाली राज, बिल्कुल ये दोनों भी एज अ गेस्ट इसमें बुलाई गई थी। मिथाली राज फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम विमेन, और PT उषा, ठीक है, तो इनको बुलाया गया एज अ गेस्ट। पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे आपके एडमिरल R हरि कुमार, जो अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, एडमिरल R हरि कुमार। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब मैं बात करूं, अगर यहां पे नेवी चीफ की मैंने बात करी है तो आपको तीनों फोर्सेस के चीफ के बारे में पता होना चाहिए, उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो मैं फिर से एक खाली स्लाइड लूं या इस पे आ जाएगा, चलिए इस पे करते हैं पहले, तो एक एक करके लिखवा देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखने हैं आर्मी के जो अभी चीफ हैं, ठीक है, आर्मी स्टाफ के जो चीफ हैं उनका नाम है जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, ठीक है। आई होप आपको वो क्वेश्चन, तो ये क्या लग गई लाइन, ठीक है, जनरल मनोज पांडे, तो ये समझ में तो आ गया ना आपको क्या बात हो रही थी। पासिंग आउट परेड में चीफ गेस्ट है एडमिरल R हरि कुमार। अब मैं बात करूं नेवी की, तो नेवी का यहीं से देख लो, नेवी के जो अभी करंट स्टाफ के जो चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार, ये 25th चीफ है नेवी के। अब मैं बात करूंगा एयरफोर्स, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो इनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी, ठीक है। ये क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं और ये 27th नंबर पे है, मतलब 27th चीफ है एयर स्टाफ के। और इन तीनों फोर्सेस के ऊपर एक पोजीशन होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अच्छा, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सबको पता है बिपिन रावत, और इस पासिंग आउट परेड में जो बिपिन रावत सर की जो बेटियां हैं वो अवार्ड देगी यहाँ पे महिलाओं को, विमेन को, क्योंकि कैडेट जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं उनको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलते हैं, तो उनके हाथों से वो अवार्ड दिलाए जाएंगे। तो ये भी एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। अभी कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो उनका नाम है CDS, में यहां लिख देता हूं आपके लिए, CDS लिख लीजिए आप यहां पे, ठीक है, जनरल अनिल चौहान। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड CDS। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक सेकंड। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, तो ये एक सिंगल आर्क ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ ब्रिज है ये, ठीक है। तो ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट टॉलेस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव्स, और उससे रिलेटेड भी पूरा का पूरा लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में गया हुआ है। चाहो अगर जो बच्चे आगे, अभी तो आपका एग्जाम अगर सर पे है, CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब तो मैं आपको बढ़िया रिकमेंड करता हूं जो अभी आज का जो आप सेशन देख रहे हो इससे पहले के 12 देख लो, और आने वाले जो हैं अभी 10-12 और आएंगे वो देख लो। इतना आपके एग्जाम में अगर देख लेते हो तो जनरल अवेयरनेस में बहुत हाई चांसेस बन जाएंगे कि अच्छा स्कोर कर लोगे।
अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो मैं आपको ये बोलूंगा इसके अंदर अभी 60-70 लेक्चर्स होंगे, तो वो आप सारे देखें, ठीक है, अगर आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया ऐसे करना है। अब बात करूं मैं चेनाब ब्रिज की, तो ये इनॉग्रेट हुआ 2022 में। वैसे तो ये प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया था 2002 में। अब ये जो चेनाब ब्रिज है इसकी हाइट पूछ रहा है कि जमीन से कितनी ऊपर बना हुआ है, तो मैं आपको इसकी हाइट बताऊंगा, आप दंग रह जाओगे। करंट अफेयर में भी पहले भी कई बार इस पे सवाल बना है, ज्यादातर बच्चों को पता होगा। 359 मीटर। अब आप इसे इमेजिन करो 359 मीटर कितना हो गया। आईफिल टावर तो ऊंचा होता है, ये तो आप मानते हो। अब अगर मैं आईफिल टावर को खड़ा कर दूं ना, तब भी वो 35 मीटर नीचे रहेगा उससे, यानी कि आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊपर है ये ब्रिज। सिंगल आर्क ब्रिज बना हुआ है और बेहतरीन कनेक्टिविटी करता है ये। जम्मू कश्मीर को पूरे इंडिया से जोड़ने का काम ये ब्रिज करता है, कश्मीर वैली को जोड़ता है बाकी इंडिया से। तो ये इतनी ऊंचाई पे ये ब्रिज बना है 359 मीटर। उसी में मैंने आपको एक अटल टनल भी बताई थी, है ना, कनेक्टिविटी ऑफ लेह लद्दाख विद मनाली। तो अटल टनल 9.2 किलोमीटर, तो वो सारी चीजें आप वहां देख सकते हो। चलिए इसकी बात करते हैं। 359 मीटर की ऊंचाई पे ये ब्रिज बना हुआ है, किसके ऊपर है, तो वो है चेनाब नदी। चेनाब, इसलिए इसे चेनाब ब्रिज भी कहा जाता है। चेनाब के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडस रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर, ठीक है। जो सबसे लंबी सहायक नदी है इंडस की। चेनाब जो है दो धाराओं से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा। दोनों कहां से निकलती हैं, तो ये चेनाब जो नदी है इसका अगर सोर्स पूछ ले तो वो है बारालाचाला पास, बारालाचाला पास। चलिए ये याद हो गया। और अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि वहीं पे है ये ब्रिज, J&K की, तो जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है ना। पहले जब वो पूरी स्टेट थी तो उस टाइम पे जो गवर्नर थे आखिरी, वो थे सत्यपाल मलिक। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि जब ये यूनियन टेरिटरी बना है तो यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। दिल्ली में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, विनय कुमार सक्सेना। और अगर मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो वो क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो J&K में पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे कौन, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या आप ये बता सकते हो अभी ये कौन सा पद संभाल रहे हैं, तो अभी ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, 148 नंबर आर्टिकल बताया हुआ है पहले। और अभी अगर पूछ ले करंट में कौन है लेफ्टिनेंट जनरल, यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो अभी करंट की अगर मैं बात करूं तो यहां लिख लीजिए, करंट में है मनोज सिन्हा। तो ये दो नाम भी याद रखने हैं। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बने यार ले जाओ, क्योंकि जीके का कुछ नहीं पता होता, कहां से क्या पूछ ले। तो एग्जामिनर के माइंड को समझने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के आने की, उसी को 360 डिग्री एनालाइज करना है हमने, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who administers the oath of office to the president? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। और इस तरह के सारे क्वेश्चन पॉलिटी में कवर्ड है। तो एक काम करते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। किसकी शपथ पूछ सकता है, किसको रेजिग्नेशन देगा ये पूछ सकता है। तो एक ही छत के नीचे से रिवाइज करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके नाम लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए प्रेसिडेंट, चलिए प्रेसिडेंट लिख लिया। फिर आप लिखेंगे वाइस प्रेसिडेंट, एक आप लिख लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक आप लिख लीजिए गवर्नर। अब ये चार का समझते हैं पहले, और ऊपर हेडिंग डालते हैं यहाँ पे ओथ, और यहाँ डालते हैं लाइन, और इधर लिख देंगे रेजिग्नेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। प्रेसिडेंट किसके आगे अपनी शपथ लेगा और किसको अपना रेजिग्नेशन देगा। तो प्रेसिडेंट ओथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे। अभी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में, कई बार आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। तो ओथ किसके आगे लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे, और अपना रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो इधर दोनों सेम रहेंगे, ओथ भी प्रेसिडेंट के आगे ली जाएगी और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही ये देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में भी सेम ही रहेगा, दोनों तरफ प्रेसिडेंट और
प्रेसिडेंट। अब अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर एक एनालोगस पोजीशन है, प्रेसिडेंट जैसे सेंटर में वैसे ही स्टेट में होगा गवर्नर। तो प्रेसिडेंट जब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे अपनी शपथ ले रहा है तो गवर्नर किसके आगे लेगा? तो ये भी लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के आगे, जो कंसर्न्ड स्टेट का हाई कोर्ट होगा उसके चीफ जस्टिस के आगे ये अपनी ओथ लेते हैं। और गवर्नर अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, तो रेजिग्नेशन भी अपना प्रेसिडेंट को देते हैं। समझे? अगर मैं यहां पे आपके लिख दूं प्राइम मिनिस्टर, तो यहां इमेजिन कर लो प्राइम मिनिस्टर किसके आगे ओथ लेंगे? तो प्रेसिडेंट के आगे ही लेंगे और अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। और कौन सी पोजीशन रहेगी? पीएम हो गई है, स्पीकर एक लिख लो। स्पीकर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। स्पीकर अपनी ओथ किसके आगे लेंगे? बच्चे लिख के आ जाते हैं प्रेसिडेंट, नहीं। स्पीकर एक नॉर्मल मेंबर है लोकसभा का, वो तो बाद में उसका इलेक्शन होता है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर ओथ नहीं होती है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ होती है वो ऑलरेडी ले लेता है, तो स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती। तो यहां पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहां मैं लिख देता हूं नो ओथ, ठीक है। और स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? तो अपने जो सहायक है इनके डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 93। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ? प्रेसिडेंट की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 50th चीफ जस्टिस का मुझे नाम चाहिए। अब मैं बात करूं, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और जो उसमें से थर्ड शेड्यूल है, जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि हर पद के ऊपर किसकी क्या ओथ होने वाली है, क्या शपथ लेगा। प्रेसिडेंट क्या शपथ लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या शपथ लेगा, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस क्या शपथ लेंगे, मिनिस्टर्स क्या शपथ लेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या शपथ लेगा, वो सब कुछ थर्ड शेड्यूल के अंदर है। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बस एक दो क्वेश्चन और हैं और कल मैं फिर से आऊंगा और बढ़िया करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को ऐसे ही मर्ज करके हमने पढ़ना है। A shot at history is the autobiography of whom? A shot at history किसकी आत्मकथा है? मेरे बुक्स एंड ऑथर्स जब मैंने पढ़ाए थे उसमें से एक पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो ये पूछ रहा है ये किताब किसने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है, खुद की जीवनी किसने लिखी है। तो एक काम करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की जितनी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है ना, अगर मैं आपको लिखवा दूं तो एक क्वेश्चन से कम 10 निशाने लग जाएंगे। चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो लिख लीजिए अभिनव बिंद्रा, पहले गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक्स में लाए, अभिनव बिंद्रा 2008 लंदन ओलंपिक्स में, इन्होंने शूटिंग करते हैं ये। तो अ शॉट एट हिस्ट्री यहीं की यहीं याद रख लो। उसके बाद में एक नाम पूछा जाता है आपसे कि मिल्खा सिंह जी ने, मिल्खा सिंह ने कौन सी किताब लिखी है, कौन सी, क्या है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। तो इनका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, हमेशा भागते रहते थे ये, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो वैसे रेस से आप रिलेट कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं, मिल्खा सिंह हो गए, मिल्खा सिंह के अलावा आप लिख लीजिए MC मैरी कॉम, इनकी भी किताब कई बार पेपर में आती है, MC मैरी कॉम। तो इनकी बुक आप याद रख सकते हो अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। अच्छा, अगर मेरी हैंडराइटिंग आप लोग डिकोड कर पाते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं यही बोलूंगा कि अपने ना नोट्स बना लेना। एट द एंड ऑफ द डे जब आप सारे लेक्चर्स देख लोगे तो एक नोटबुक एक साथ बन जाएगी, शॉर्ट नोट्स होंगे, रिवाइज कर लोगे। MC मैरी कॉम हो गई, मिल्खा सिंह हो गए, अभिनव बिंद्रा जी हो गए, और किसका नाम लिखे, काम करते हैं सानिया मिर्जा जी की भी लिख लीजिए, सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा की आप लिख सकते हो एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स, बेहतरीन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा। अच्छा, सानिया मिर्जा लिखा है तो साइना नेहवाल भी लिख लीजिए, यहां लिखवा दूं, चलिए लिखिए साइना नेहवाल, बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल। तो इनकी जो है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग टू विन। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं बता रहा हूं, कहीं ना कहीं से आएगा क्वेश्चन, इसी में से फंस के आता है। तो ये लिख लिए। अच्छा, प्लेइंग टू विन। तो अब एक काम करते हैं, कुछ क्रिकेटर्स की भी लिख लेते हैं, ठीक है। क्रिकेटर्स में सबसे ऊपर लिखिए सचिन तेंदुलकर जी की,
सचिन तेंदुलकर की किताब है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, तो ये लिख लीजिए, प्लेइंग इट माई वे। क्लियर। और सचिन तेंदुलकर के बाद में आप लिख सकते हो कपिल देव। कपिल देव की भी ऑटोबायोग्राफी है, कपिल देव। एक बार क्रिकेटर्स के नाम लिख लेते हैं जिन जिनकी ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखनी है। कपिल देव, युवराज सिंह, अनिल कुंबले, ठीक है। एक आप लिख लीजिए सुनील गावस्कर, ठीक है। एक आप लिख लीजिए क्रिस गेल। चलिए इतना बहुत रहेगा आई थिंक। इनकी पहले ऑटोबायोग्राफी लिख लेते हैं, बाकी की मैंने लिखवा दी है तो एक एक करके लिखते हैं। चलिए कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधा दिल से, क्योंकि दिल से ही बात करते हैं हमेशा अपने। युवराज सिंह, युवराज सिंह द स्ट्रगल, स्ट्रगल नहीं होगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, हाँ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अनिल कुंबले वाइड एंगल, वाइड एंगल। जहां स्पोर्ट्स पर्सन का क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा साथ में उतने कर लो जो पूछे जा सकते हैं। सुनील गावस्कर का सनी डेज, इन्हें सनी पाजी बोला जाता है तो सनी डेज डायरेक्ट याद हो जाएगा। क्रिस गेल खूब छक्के मारता है, सिक्स मशीन। देखिए कितने सारे नाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां ये। एक क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन एक साथ आपने रिवाइज कर लिए। अब आप पूरी क्लास का आकलन कर सकते हो, पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। अगर पूरा लेक्चर देखा है कि हमने एक ही क्लास के थ्रू कितनी सारी चीज़ें रिवाइज करी है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, इसको शेयर करना है और रोज़ मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर्स चल रहे हैं, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो इसके थ्रू। रेगुलर बेसिस पे देखिए, अभी जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें करंट अफेयर्स होगा, स्टैटिक जीके होगा, सारी चीजें मर्ज करके पढ़ेंगे। और यहां तक देखा है तो 1 मिनट और अनाउंसमेंट सुन लीजिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा अभिनंदन बैच हमने शुरू किया था, जिसमें हमारा टारगेट है 79 दिनों में आपको हम पूरी तरीके से रिवीजन दे दें आपके कोर्स का। टारगेट CGL 2023 है, पर इसके थ्रू आप और एग्जाम्स जितने वनडे होते हैं, CHSL, MTS, CPO, रेलवे, FCAT, CDS, CPF, DSSB, वनडे जो एग्जाम्स आते हैं आपके सामने आप टारगेट कर सकते हो। ये पूरी की पूरी फैकल्टी है जो आपको पढ़ाती है। मैंने अपने बारे में आपको बता दिया है, फोटो में पता लग रहा है मैं हूँ, हाँ मैं ही हूँ। तो जनरल अवेयरनेस मैं आपको करवाता हूँ। रोजाना शाम को 6 बजे क्लास आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मेन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, तो ये मैं आपको देखता हूँ। और ये हैं आपके साइंस वाले सर, जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है तो आपने इनकी प्लेलिस्ट देखनी है। सभी टीचर्स की प्लेलिस्ट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां से देखेंगे आप। तो ये आपको साइंस पढ़ाते हैं, इनकी क्लास जस्ट 6 बजे मेरी आती है, 7 बजे इनकी क्लास आएगी। फिर आ गए आपके इंग्लिश वाले कपिल सर, तो इनकी भी प्लेलिस्ट बेहतरीन तरीके से, पूरा इंग्लिश आप इनसे पढ़ के ख़त्म कर सकते हो सिंगल प्लेलिस्ट में। और इधर है रीजनिंग वाले आपके रोहित सर, तो पूरा रीजनिंग ये आपको करवा रहे हैं। तो इन सब सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं, तो निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कल मैं फिर मिलूंगा आपसे इसी टाइम, तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। कल मिलूंगा, लेक्चर शेयर ज़रूर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।